नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विमानन क्षेत्र ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी एशिया प्रशांत सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा को अपनाने की घोषणा की गई। हरियाणा में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए नामांकन कार्य आज शाम समाप्त। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ने के कारण अगले 2 दिन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। राजस्थान में तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। दिन के कारोबार के दौरान 83,000 के उच्चतम स्तर को पार किया। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इससे लोगों को यात्रा में आसानी हो रही है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और विमानन क्षेत्र इस मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश में लगभग 15% पायलट महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि वर्टिपॉट्स के इनोवेशन हवाई परिवहन का एक मॉडल है जो शहरों में यात्रा में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी से यात्रा करना वास्तविकता बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोडमैप है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में वैश्विक जैविक भारत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। डॉ सिंह ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक आयोजन है। Global Bio India, ladies and gentlemen, offers a unique business networking platform. It offers varied participants ranging from central and state ministers. Global Bio India 2024 is a bigger event with participation from 30 plus countries, 500 plus exhibitors, 5,000 plus delegates, 1,000 plus startups, and much more. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण में शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना तथा प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को निर्यात कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सिलाई मशीनें वितरित करने के बाद उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर की 2 लाख से अधिक महिलाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 60% महिलाओं ने बैंक खाते खुलवाए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में पहले चरण के विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज शाम समाप्त हो गया। इनकी जांच कल की जाएगी। हरियाणा में सोमवार तक और जम्मू कश्मीर में मंगलवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इस चरण में 1 अक्टूबर को और हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को होगा। इस बीच हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की। उधर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से नाराज कई नेताओं ने आज पार्टी से बगावत कर निर्दलीय पर्चे भरे। जम्मू और कश्मीर में पहले चरण में मतदान बुधवार को होगा। इसमें जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी के 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें 54 रामबन सीट को एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र माना जा रहा है। 54 रामबन विधानसभा क्षेत्र जो अपनी संतुलित मतदाता आबादी के लिए जाना जाता है, में कुल 98,099 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 50,982 पुरुष, 47,116 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। मतदाताओं की पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू और भारतीय जनता पार्टी के राजेश ठाकुर के बीच यहां सीधा मुकाबला होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से गुलशन रैना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के पूर्व सांसद सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। 72 वर्षीय येचुरी लंबे समय से बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि शनिवार को उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय एके गोपालन भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बाद में उनकी इच्छानुसार उनके पार्थिव शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए एम्स को दान कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सीताराम येचुरी एक छात्र नेता और बाद में राष्ट्रीय राजनीति और सांसद के रूप में एक प्रबल आवाज थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री येचुरी वामपंथ के अग्रणी पथ प्रदर्शक थे और विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बनाए रखने की उनमें बड़ी क्षमता थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि श्री येचुरी देश की गहरी समझ रखने वाले भारत के विचार के संरक्षक थे। समाचार कक्ष की ओर से सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि। 1952 में चेन्नई में जन्मे सीताराम येचुरी 3 बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। येचुरी 1975 में सीपीआईएम में शामिल हुए और आपातकाल के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2015 में सीपीआईएम के महासचिव के रूप में चुना गया। वे पश्चिम बंगाल से 2005 से 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद के उच्च सदन में सीपीआईएम के नेता सदन के रूप में कार्य किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा से अब तक रूसी सेना से 35 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अब तक रूसी सेना में करीब 50 भारतीय नागरिक हैं और भारत उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की प्रशंसा की और द्विपक्षीय संबंधों में सुरक्षा मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। भारत ने आज ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेश में निर्मित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का आज दोपहर ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया। ये युद्धपोत पर लगाई जाने वाली हथियार प्रणाली है और समुद्री लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जुलाई में बढ़कर 4.8% हो गया है, जबकि जून में ये 4.7% थी। आज जारी आंकड़ों के अनुसार सूचकांक के 3 प्रमुख घटक खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र हैं। खनन क्षेत्र में 3.7%, विनिर्माण क्षेत्र में 4.6% और बिजली क्षेत्र 7.9% रहा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 83,000 के उच्चतम स्तर को पार कर गया। और ब्यौरे के साथ निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 82,962 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25,388 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती के साथ $83.95 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $71.47 प्रति बैरल पर थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और मानसून का दबाव धीरे धीरे उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। एक रिपोर्ट। राज्य के कई शहरों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। झांसी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, आगरा और मथुरा जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सड़कें पानी में डूब गईं। विभिन्न जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। वर्षा जनित हादसों में मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद जिलों में 5 लोगों की मौत की खबर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धौलपुर जिले में एक मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट। राजस्थान में इस मानसून सीजन में बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में अब तक 664 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले साल 1975 में 665 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में दतिया जिले में आज तेज बारिश के कारण दीवार गिरने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला शुरू की। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के लाखों विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक से स्वदेश लौटे भारतीय दल से मुलाकात की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कपिल परमार के पदक पर हस्ताक्षर किए। चीन में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत ने आज दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया। भारत की ये लगातार चौथी जीत है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 और अरिजीत सिंह हुंडल ने 1 गोल किया। भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विमानन क्षेत्र ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी एशिया प्रशांत सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा को अपनाने की घोषणा की गई। हरियाणा में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए नामांकन कार्य का आज शाम समाप्त। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ने के कारण अगले 2 दिन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का नई दिल्ली में निधन। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।